मेरा नाम है एडवोकेट दुर्गेश कुमार गुप्ता। अब तक के लेक्चर में हम सेक्शन 20 तक देख चुके हैं, जो कि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था सीआरपीसी को लेकर। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज सेक्शन 24, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, वहाँ से शुरू करने वाले हैं। तो आज हमारा सेक्शन 24, जो कि एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से कुछ एक चीज़ें हैं जो लगातार एग्जाम में पूछी जाती हैं। सेक्शन 24 बताता है लोक अभियोजक के बारे में। लोक अभियोजक, अब लोक अभियोजक कौन होगा, कहाँ होगा, क्या कहाँ होगा, क्या करेगा, और इसका काम क्या होगा, इसकी नियुक्ति कहाँ से की जाएगी, इसको नियुक्ति कौन करेगा, अच्छा इनके काम वगैरह क्या होंगे। तो इसके बारे में आज हम सेक्शन 24 में देखने वाले हैं। ये सेक्शन 24 से परीक्षा में अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लोक अभियोजक कहाँ होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, कैसे होती है, किस आधार पर होती है, इनकी योग्यता वगैरह क्या होती है, ये सब। तो सेक्शन 24 का सब सेक्शन 1 लोक अभियोजक है, वो हाई कोर्ट में होंगे, और हाई कोर्ट में ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा उस हाई कोर्ट के परामर्श से, मतलब जिस हाई कोर्ट में हमें लोक अभियोजक नियुक्त करना है, उसी हाई कोर्ट से हम पहले राज्य सरकार और केंद्र सरकार उनसे डिस्कशन करेगी, और उसी में राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा लोक अभियोजक को नियुक्त किया जाएगा। क्यों नियुक्त किया जाएगा? हाई कोर्ट के अंदर जो भी अभियोजन का कार्य है, अभियोजन कार्य या अपील होती है या अन्य विधि कार्य हैं, अन्य विधि कार्यों के संचालन के लिए, एक लोक अभियोजक एक लोक अभियोजक और एक या अधिक लोक अभियोजकों की नियुक्ति होगी। मतलब कहने का पूरा मतलब क्या होता है, मतलब हाई कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग होगी, मतलब ट्रायल होगा, अगर कोई ट्रायल में जाता है, कोई अपील होगी, या फिर जो दूसरे अदर रिलेटिव प्रोसीडिंग से संबंधित कार्य हैं, उन कार्यों के लिए सरकार का जो अधिवक्ता सरकार की तरफ से जो केस को पेश करेगा, सरकार की तरफ से संचालन करेगा, उसके लिए लोक अभियोजक राज्य सरकार या केंद्र सरकार उसी हाई कोर्ट से परामर्श करने के बाद उसी कोर्ट में एक लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति की जाएगी। ये सेक्शन 24 का एक सब सेक्शन 1 हो गया। सब सेक्शन टू में अब हमने हाई कोर्ट की बात हो गई। अब जिले में केंद्र सरकार, जिले में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जिले में भी लोक अभियोजकों की नियुक्ति करेगी। जिले में एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, या अधिक भी हो सकते हैं। सब सेक्शन 3 प्रत्येक जिले में नंबर 3 प्रत्येक जिले में ये सब सेक्शन 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है, सब सेक्शन 3 में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एक या एक से अधिक
अपर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति की जाएगी। परंतु ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक है, और एक या एक से अधिक अपर प्रोसिक्यूटर इसलिए दिए जा रहे हैं कि मान लीजिए ये जिला हमारा ए हो गया, इनका पड़ोसी जिला जो है वो बी है। पड़ोसी बी जिला, कभी कभी ऐसा होता है कि पड़ोसी बी जिले के पास अगर कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर एट ए टाइम अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ वाले को, जो यहाँ के हैं ये लोग, इनको इनका भी अतिरिक्त भार दिया जा सकता है। इनको यहाँ का भी काम देखना पड़ेगा, इनको इनका अतिरिक्त भार दिया जा सकता है। मतलब ये अपने जिले का भी काम देखेंगे और साथ ही साथ दूसरे जिले का भी काम देखेंगे। अब ये तो बात हो गई कि ये हाई कोर्ट में होंगे, हमारे ज़िले में होंगे। अब इनकी नियुक्ति कैसे होगी? अब इनकी नियुक्ति का जो तरीका है वो ये है कि जो डीएम साहब हैं हमारे, वो सेशन जज के परामर्श से, डीएम साहब सेशन जज के परामर्श से सेशन जज के परामर्श से एक पैनल तैयार करेंगे, एक नामों का पैनल तैयार करेंगे। अब जो नामों का पैनल तैयार होगा, इसी में से किसी एक व्यक्ति को हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर या अपर प्रोसिक्यूटर नियुक्त करेंगे। इसी पैनल इसी पैनल से अब सेक्शन 5, अगर उपधारा 5, अब ये इसमें एक हमने उपधारा 4 में एक पैनल बनाया है। इस चैनल पैनल में से हमने एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर या अपर प्रोसिक्यूटर नियुक्त कर लिया है, लेकिन उपधारा 5 में ये कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम इस पैनल में नहीं है, तो वह व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है। मतलब इनकी नियुक्ति के लिए डीएम साहब सेशन जज के परामर्श से एक पैनल का नाम बनाएंगे, उसमें से एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनेगा और उसी में से अपर पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किए जाएंगे। लेकिन उपधारा 5 में ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जिसका नाम पैनल में नहीं है, इस पैनल में, जो ये पैनल हमने धारा 4 में बनाया है उस पैनल में नहीं है, तो उस व्यक्ति को हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त नहीं कर सकते। सेक्शन 24 की सबसेक्शन 6, अब कहीं पर ये पैनल होने के बावजूद भी, पैनल होने के बावजूद भी राज्य में कोई नियमित कैडर है, अगर ये पैनल होने के बावजूद भी, उपधारा 5 में जो पैनल, 4 में जो पैनल बनाया गया है, ये पैनल होने के बावजूद और उपधारा 5 में ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी अगर राज्य में कोई नियमित कैडर है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति ऐसे कैडर में से ही की जाएगी। सेक्शन 24 के सबसेक्शन 6 में ये बताया गया है कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति का
ऐसा पैनल होने के बावजूद भी राज्य में अगर कोई नियमित कैडर है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति ऐसे कैडर में से ही की जाएगी। परंतु अब यहाँ पर एक क्लॉज है कि अगर ऐसे कैडर में कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं है, कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं है, कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा कोई कैडर है और इसके बावजूद उस कैडर में कोई इतना एलिजिबल या क्वालिफाइड व्यक्ति नहीं है, तो उसकी नियुक्ति ऐसे वैसे ही की जाएगी जैसे कि सब सेक्शन 4 में दे रखी है। तब नियुक्ति उपधारा 4 के अनुसार ही होगी। सब सेक्शन 7। अब ये तो हो गया कि हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहाँ होंगे, हाई कोर्ट में होंगे, उसके बाद जिले में होंगे, उसके बाद डीएम साहब की सहमति से और परामर्श से सेशन न्यायाधीश उनको नियुक्त करेंगे, उनके नामों का पैनल बनाएंगे, उसमें से नियुक्ति की जाएगी, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। अब इनकी योग्यता क्या होगी पीपी बनने के लिए, मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर या अपर पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए कम से कम 7 साल तक अधिवक्ता का कार्य किया हो। मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर या अपर प्रोसिक्यूटर पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए 7 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी कहा गया है, इतना होना ही चाहिए। सेक्शन सब सेक्शन 8। अब कहीं कहीं हम देखते हैं कि कुछ विशेष कोड बने हुए हैं, स्पेशल कोड्स बनाए गए हैं जिसमें स्पेशल किसी वर्ग विशेष का काम देखा जाता है। वहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए 10 साल का अधिवक्ता कार्य का अनुभव होना चाहिए। मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए अगर नॉर्मल कोर्ट में आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना चाहते हैं तो आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस हो, अपर प्रोसिक्यूटर चाहे प्रोसिक्यूटर, और स्पेशल कोर्ट में अगर आपको प्रोसिक्यूटर बनाया जा रहा है तो आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इतना सब हमारा सेक्शन 24 में दिया हुआ है जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन है जो हमेशा बनते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के नामों का पैनल कौन तैयार करेगा। सेक्शन सब सेक्शन 4 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, इसको हमें पढ़ना है और बार बार याद करना है। ये हमारा इम्पोर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब इसके बाद आ जाता है हमारा सेक्शन 25। सेक्शन 25। सेक्शन 25 में दे रखा है सहायक लोक सहायक लोक अभियोजक। अब सहायक लोक अभियोजक के लिए स्टेट गवर्नमेंट प्रत्येक जिले में, अब प्रत्येक जिले की बात हो रही है, अब स्टेट गवर्नमेंट जो है प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेट कोर्ट के लिए, प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेट कोर्ट होंगे। मजिस्ट्रेट कोर्ट में मजिस्ट्रेट कोर्ट में अभियोजन के कार्य के लिए
अभियोजन के कार्य के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक सहायक लोक अभियोजक का की नियुक्ति की करेगी। ये हमारा 25 का सबसे सब क्लॉज वन हो गया। अब सब क्लॉज 1A, सेंट्रल गवर्नमेंट मजिस्ट्रेट कोर्ट में विशेष वर्ग के मामलों के लिए संचालन के लिए कर सकती है। अब जैसे कि हम करते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर वर्ग विशेष के मामलों के लिए वर्ग विशेष के मामले के संचालन के लिए एक या अधिक एपीपी की नियुक्ति कर सकती है। 25 सबसेक्शन 2, कोई भी पुलिस अधिकारी, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये पूछा जाता है। कोई पुलिस अधिकारी एपीपी नहीं बन सकता, किसी भी पुलिस अधिकारी की एपीपी की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। सबसेक्शन 3, जहां विशेष एपीपी नहीं है, मतलब ऐसे जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई विशेष वर्ग के मामले के संचालन कोई एपीपी बनाया लेकिन वो उस समय मौजूद नहीं है, तो वहां पर मजिस्ट्रेट एपीपी की नियुक्ति कर सकते हैं कि जब तक कोई विशेष वाला नहीं है तब तक हम अपने काम चलाने के लिए नियुक्ति किसी अदर व्यक्ति की नियुक्ति कर लेते हैं। लेकिन इसमें प्रोवाइजो है, पुलिस अधिकारी यहां भी नहीं बन सकता है। पुलिस अधिकारी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? नंबर 1, अगर उस पुलिस अधिकारी ने, जिसे मजिस्ट्रेट कह रहे हैं, उस पुलिस अधिकारी ने उसी मामले का ट्रायल किया है, उसी मामले का ट्रायल नहीं, इन्वेस्टिगेशन, उसी मामले का इन्वेस्टिगेशन किया है, तो इन्हें नहीं बनाया जा सकता। मतलब ये है कि हम किसी विशेष कोर्ट में जहां पर हमारा विशेष एपीपी मौजूद नहीं है वहां पर मजिस्ट्रेट किसी की नियुक्ति तो कर सकते हैं, लेकिन किसी ऐसे पुलिस अधिकारी की नहीं करेंगे जिसने उसी केस का इन्वेस्टिगेशन किया हो जिसमें मजिस्ट्रेट साहब उसको विशेष पीपी एपीपी नियुक्त करने की सोच रहे हो। नंबर पॉइंट ए तो ये हो जाता, और बी पॉइंट ये कह देता, अगर वह पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर से नीची रैंक का है,
तो भी उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। ये हमारा सेक्शन 25 यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे सेक्शन 25 से जो भी इम्पोर्टेंट सवाल बन सकते थे वो यही हैं, इनसे सवाल बनने की संभावना है। कि पुलिस अधिकारी, किस रैंक के पुलिस अधिकारी को हम एपीपी बना सकते हैं और किस रैंक के से नीचे के पुलिस अधिकारी को हम रैंक एपीपी नहीं बना सकते। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हमारा सेक्शन 25 के साथ कंप्लीट हो जाता है। उसके साथ में जो हमारा सेक्शन 25A है, सेक्शन 25A से सिर्फ इतना पूछा जाता है कि अभियोजन निदेशालय कहाँ पर दिया गया है, सीआरपीसी में अभियोजन निदेशालय का वर्णन कहाँ किया गया है। तो जो सेक्शन 25A है, सेक्शन 25A अभियोजन निदेशालय। बस यहाँ से आज तक जो भी जितना मैंने देखा उतने के हिसाब से यही पूछा जाता है कि अभियोजन निदेशालय के बारे में सीआरपीसी के किस सेक्शन में बताया गया है। तो इससे कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है और इसकी डिटेल आप लोग अपने आप से भी थोड़ी बहुत पढ़ लें, जो अच्छा रहेगा। सेक्शन 26 कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 27 पे, जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनने की संभावना है। सीधे सीधे ही पूछ लेते हैं कि किशोर मामलों के विचारण की अधिकारिता है वो किस सेक्शन में दे रखी है या किसके पास है। तो सेक्शन 27 जो कहता है किशोरों के मामलों में अधिकारिता, मतलब जो किशोर अपचारी होंगे, जो हमारे किशोर अपचारी हैं, बाल अपराधी हैं, या बाल अपराधी ना कहकर उनको बाल अपचारी कहा जाए, उनके विचारण की अधिकारिता किसके पास है। तो ऐसे अपराध का विचारण जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है। मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है और ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसकी उम्र 16 वर्ष से कम है। अब यहाँ पे पॉइंट वाली बात ये है कि 16 वर्ष से कम हम कब देखेंगे, हम इसे कैलकुलेट कब करेंगे। तो ये 16 वर्ष से कम हम तब देखेंगे उस तारीख या दिनांक को देखेंगे जब वह व्यक्ति न्यायालय में पेश किया जाता है, न्यायालय में हाजिर होता है। उस तारीख को हम इनकी उम्र देखेंगे। अगर 16 साल से कम है तो हम इसे किशोर अपचारी कंसिडर करेंगे और इनका विचारण सीजीएम कोड में होगा। या अगर सीजीएम कोड में होगा और अगर सीजीएम कोड में नहीं होता है तो बालक अधिनियम 1960, बालक अधिनियम 1960 के द्वारा या किशोर अपराधियों के उपचार प्रशिक्षण
और पुनर्वास के लिए प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी विधि के अधीन विदेश विशेष रूप से कोई सशक्त कोई बोर्ड बनाया गया हो, कोई न्याय बोर्ड बनाया हो, कोई अदालत बनाई गई हो, उसमें इनका विचारण होगा। मतलब या तो ये इनका विचारण सीजीएम कोड में होगा, और अगर सीजीएम कोड में नहीं होता है तो बालक अधिनियम 1960 के तहत कोई विशेष बोर्ड बनाया गया है, कोई न्यायालय स्पेशली बनाया गया है, वहाँ होगा। जैसे कि मैं बरेली कचहरी, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश में प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ पर किशोर न्याय बोर्ड बना हुआ है जहाँ पर हम जुवेनाइल के केस वगैरह देखते हैं। तो इनका विचारण वहाँ पर होगा, सीजीएम कोड में होगा या कोई स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया गया है वहाँ पर होगा। अब यहाँ तक तो हमने देख लिया किशोर साइड। अब सेक्शन 28, सेक्शन 28 बात करता है कि दंडादेश मतलब पनिशमेंट। हाई कोर्ट कौन से पनिशमेंट दे सकता है, और सेशन जज कौन से पनिशमेंट दे सकता है। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि हाई कोर्ट कौन कौन से पनिशमेंट दे सकता है, सेशन कोर्ट कौन से पनिशमेंट दे सकता है, सेशन कोर्ट के कौन से पनिशमेंट की पुष्टि हाई कोर्ट से होनी आवश्यक है, ये सारी चीज़ें। तो सेक्शन 28 की उप सेक्शन 1, हाई कोर्ट कोई भी दंड दे सकता है। हाई कोर्ट विधि द्वारा जितने भी दंड बताए गए हैं, प्रवृत्त किए गए हैं, वो सभी दंड हाई कोर्ट द्वारा दिए दिए जा सकते हैं। हाई कोर्ट सभी दंड दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। उपधारा 2, अब सेशन कोर्ट, सेशन जज हैं और अपर सेशन जज है, ये कौन कौन से हमारे पनिशमेंट पास कर सकते हैं, कौन कौन से पनिशमेंट दे सकते हैं। तो इसमें जो सेशन जज और या अपर सेशन जज कोई भी दंड दे सकते हैं, लेकिन मुद्दे वाली बात यह है कि सेशन जज और अपर सेशन जज कोई भी दंड दे सकते हैं जो विधि द्वारा प्राधिकृत किया गया है या विधि द्वारा जिसकी उनको पावर दी गई है, वो सारे दंड हमें दे सकते हैं। लेकिन अगर ये मृत्यु दंड देते हैं तो इसकी पुष्टि तो इसकी पुष्टि हाई कोर्ट द्वारा आवश्यक होती है। मतलब कहने का ये है कि हाई कोर्ट हमें कोई भी दंड दे दे जो विधि द्वारा प्राधिकृत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेशन कोर्ट, सेशन जज में, सेशन जज और अपर सेशन जज हमें कोई भी दंड दे दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर सेशन जज और अपर सेशन जज हमें मृत्यु दंड देते हैं तो उसकी पुष्टि हाई कोर्ट द्वारा होने आवश्यक है। 28, सेक्शन 28 के सब सेक्शन 2 से यही क्वेश्चन बार बार आता है कि कौन सा जजमेंट है जो सेशन कोर्ट देती है, उसका पुष्टिकरण हाई कोर्ट से आवश्यक है। अब इसके बाद आते हैं नंबर 3, सहायक सेशन जज। सहायक सेशन जज 10 साल तक की कोई भी सजा दे सकते हैं, 10 साल तक या कम की कोई भी सजा।
इतना हो गया हमारा सेशन कोड, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के बारे में। अब जब हाई कोर्ट सेशन कोर्ट हो गया तो इनके बाद में हमारे पास जो बचते हैं वो हमारे बचते हैं हमारे मजिस्ट्रेट कोर्ट। अब मजिस्ट्रेट कोर्ट से हमें कौन कौन से दंड दिए जा सकते हैं या हमें मिल सकते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। सेक्शन 29, दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। मतलब मजिस्ट्रेट, सेस हाई कोर्ट हमें कोई भी दंड दे सकता है, सेशन जज हमें कोई भी दंड दे सकते हैं। अब एडिशनल जो अपर सेशन जज हैं, एडिशनल सेशन जज, वो भी हमें कोई दंड दे सकते हैं, लेकिन उनके दंड में अगर वो मृत्युदंड देते हैं तो उसकी पुष्टि हमें वहाँ से करानी पड़ेगी, हाई कोर्ट से। और सहायक सेशन जज हैं जो सहायक सहायक सेशन जज हैं, वो 10 साल तक का कोई भी दंड दे सकते हैं। अब बात आ जाती जब इनके सबॉर्डिनेट में आते हैं तो मजिस्ट्रेट कौन कौन सा हमको दंड दे सकते हैं। तो नंबर 1, सीजीएम साहब हमें 7 साल तक की सजा दे सकते हैं, 7 साल तक। नंबर 2, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो हमें 3 साल तक की सजा दे सकते हैं। या 10,000 रुपये तक जुर्माना, या दोनों दे सकते हैं। नंबर 3, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हमें 1 साल की सजा, 1 साल तक सजा, या 5,000 रुपये तक जुर्माना, या दोनों दे सकते हैं। अब नंबर 4 अगर हम जनरली देखें तो नंबर 4 और नंबर 2 सेम है, इसमें सिर्फ नाम का अंतर है। नंबर 2 पर है हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ही अगर हम मेट्रोपोलिटन स्टेट में ले आए, जगह पर ले आए, तो वो हमारे हो जाते हैं मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट। अब चूंकि अगर हम एग्जाम के हिसाब से देखें और अगर वो हमसे ये पूछ ले कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास किस सेक्शन में हमको सजा दे सकते हैं, तो वो 29(2) हो जाएगा। अब यहीं पर वो हमसे अगर ये पूछ ले कि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हमको किस सेक्शन के अंदर में सजा दे सकते हैं, तो वो 29 सब सेक्शन 4 हो जाएगा। यहाँ पर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, हमको 3 साल की सजा, या 10,000 रुपये जुर्माना, या दोनों दे सकते हैं। मतलब ये और ये सेम ही है, बस एरिया की वजह से नाम अलग है, और नाम की वजह से हमें सेक्शन के साथ में, जब हम सेक्शन के साथ में याद करेंगे तो सब 29 सब सेक्शन 2 जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, 29 सब सेक्शन 4 मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, सेम बात है। अब इसके साथ हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो आता है वो सेक्शन 30 है। सेक्शन 30 में बताया गया है कि जो हमने सजा दी है, मजिस्ट्रेट ने सजा दी है,
सजा के साथ में जुर्माना भी दिया है। अगर जुर्माना देने में कोई व्यक्ति व्यतिक्रम करता है, तब उसे हम क्या सजा देंगे, तब उसके लिए क्या कारावास होगा, क्या सजा होगी, या उसे क्या दंडादेश उसे दिया जा सकता है। मतलब सेक्शन 30 कहता है जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश। तो ऐसे व्यक्ति जिसको हमने मान लो किसी ने चोरी की, चोरी की सजा 3 साल, अब मजिस्ट्रेट साहब ने उसको सजा दे दी, मान लो 2.5 साल की सजा दे दी और 3,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। अब उसने 3 साल की सजा काट ली, 2.5 साल की सजा तो उसने काट ली अपनी, जुर्माना नहीं दे पाया। तब इस स्थिति में क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, नंबर 1, उसे वो दंडादेश दिया जा सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। परंतु प्रोवाइजो जो दिया है परंतु का धारा 29, मतलब धारा 29 में जो बताया गया है अधिकतम दंड दिया जा सकता है धारा 29 के तहत, वो है सीजीएम का 7 साल, उससे अधिक नहीं होगा। धारा 29 के अनुसार मजिस्ट्रेट की सख्ती से अधिक नहीं होगा। मतलब हम कोई भी दंडादेश तो दे सकते हैं जो विधि द्वारा प्राधिकृत है, लेकिन प्रोवाइजो ये कहता है जो धारा 29 में हमने दंडादेश बताए हैं उसमें अधिकतम 7 साल का है जो कि सीजीएम साहब दे सकते हैं, उससे अधिक नहीं होगा। नंबर बी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार आता है, उस कारावास की अवधि जो हम यहाँ पर देंगे, ये जो 3,000 रुपये ना देने पर हम देंगे, उस कारावास की अवधि कारावास की अवधि अधिकतम कारावास से, मतलब अधिकतम कारावास से मतलब है कि जो उस धारा में अधिकतम कारावास दिया जा सकता है, मतलब इस चोरी में अधिकतम 3 साल दिया जा सकता है, तो उस कारावास की अवधि के अधिकतम कारावास के 1/4 से अधिक नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि 3 साल यहाँ पर हम इन्हें 3 साल दे सकते हैं। अब 3 साल का मतलब हो गया 12×3 = 36 महीने, ठीक है। अब 36 महीने को हम 1/4 कर दें तो ये निकल के आ गए 9 महीने। तो अब इस सीन में इनको 9 महीने से अधिक का कारावास नहीं दिया जाएगा। अगर इन्होंने ये काम किया है कि इनको चोरी की सजा हुई, इनको 2.5 साल की सजा हुई, 3,000 का इनका जुर्माना हुआ, इनने ये काट लिया, अब ये नहीं दे पाए 3,000 रुपये, तो इनको 9 महीने का और कारावास दिया जाएगा। अब जो इसका सब क्लॉज 2 है वो ये कहता है कि ये जो 9 महीने का कारावास है, ये कारावास इस 2.5 साल के कारावास, जो असल कारावास है, ये कारावास असल कारावास के अलावा होगा। मतलब अब कहने का ये है कि इस अगर कोई व्यक्ति जिसको सजा हुई, जुर्माना पड़ा,
उसने सजा काट ली और जुर्माना नहीं दे पाया, उस स्थिति में उस व्यक्ति को उस अपराध में जो अधिकतम सजा है, मतलब मान लो हमने यहाँ पे चोरी का एग्जाम्पल लिया है, चोरी में अधिकतम 3 साल की सजा है। 3 साल की सजा के तहत मजिस्ट्रेट साहब ने हमको 2.5 साल की सजा दी, 3,000 का जुर्माना लगाया। हमने 2.5 साल तो काट दिए, लेकिन 3 साल 3,000 का जुर्माना नहीं दे पाए। तो जो मजिस्ट्रेट 3 साल का अधिकतम चोरी में हो सकता है, यानी कि 36 महीने, तो 36 महीने का 1/4 से अधिक हमको सजा नहीं मिलेगी। मतलब कहने का हमको 9 महीने से ज़्यादा अब इसमें सजा नहीं मिलेगी। लेकिन जब ये 9 महीने हमें मिले हैं, तो ये 9 महीने हमारे ये 2.5 साल खत्म हो जाने के बाद आगे कंटिन्यू होंगे। मतलब इस सजा को इसमें अवॉइड किया जाएगा। मतलब अब हमको 2.5 साल का मतलब ये हो गया 12 प्लस 6, 18 महीने, और प्लस 9 महीने, नहीं 12 नहीं 24, 24 प्लस 6 30 प्लस 9 महीने, मतलब टोटल हमें 39 महीने की सजा काटनी है। इसका ये सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसको समझ लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये सेक्शन हमारा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछते हैं। तो आज की क्लास काफ़ी बड़ी हो चुकी है। कोशिश करूँगा आगे से छोटे वीडियो बने, छोटी छोटी चीज़ें बने, जल्दी जल्दी बता दूँ। और कुछ चीज़ें मैंने छोड़ भी दी हैं, उन चीज़ों को आप अपने आप से देख लें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।